आज हम लोग जो बात करेंगे ह्यूमन फीमेल ओव्यूम पर या ह्यूमन फीमेल एग के ऊपर बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन फीमेल है वो क्या देती है, ओव्यूम देती है या क्या देती है, अंडा देती है। तो कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन फीमेल है वो भी अंडा देती है। तो कहने का मतलब है कि स्त्री क्या देती है, अंडा देती है। तो साहब ये जो स्त्री अंडा दे रही है तो ये अंडा ऐसा नहीं होता जैसा अंडा मुर्गी का होता है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि जो ओव्यूम है, जो ओव्यूम है, अब जो ओव्यूम है या क्या है, एग है। तो आप ओव्यूम बोलिएगा या एग बोलिएगा। तो डॉक्टर लोग तो ज़्यादातर एग ही इस्तेमाल करते हैं, अंडा ही इस्तेमाल करते हैं। अब किसी के कोई बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो एग है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है, अंडा प्रॉपर नहीं बन रहा है, या अंडे की प्रॉपर शेप नहीं है, या अंडा कैपेबल नहीं है फर्टिलाइज करने के लिए। कहने का मतलब है कि जो अंडा है वो कैपेबल नहीं है, योग्य नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए। तो अंडे का मतलब होता है एग, और एग कौन रिलीज कर रही है, ह्यूमन फीमेल रिलीज कर रही है। तो ओव्यूम जो एग है वो क्या है, ओव्यूम और एग इज ए फीमेल गैमेट होता है। तो क्या होता है, ये फीमेल गैमेट होता है। तो जैसे पुरुष का गैमेट स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही महिला के या स्त्री के क्या होते हैं, ओव्यूम होते हैं या एग होता है। तो पहली बात ये हुई कि ओव्यूम और एग इज ए फीमेल गैमेट होता है। दूसरा क्या होता है, एग जो होता है, जो अंडा होता है, एग इज रिलीज्ड, एग इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी होते हैं। तो फ्रॉम ओवरी होते, तो फ्रॉम ओवरी होते। तो जैसे शुक्राणु को पैदा करती है पुरुष के अंडाशय या पुरुष की टेस्टिस, वैसे ही ओव्यूम को और एग को फीमेल के अंदर पैदा करती है ओवरी होती है। इसको अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो ओवरी पैदा करती है, ओवरी पैदा करती है। तो एग इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी होते हैं। तो ओवरी जो है फीमेल के अंदर एक ऑर्गन है ओवरी, तो ओवरी से ये एग क्या होता है, रिलीज होता है। अब आगे चलिएगा, जो एग होता है, जो एग होता है, एग जो है या कहीं की ओव्यूम जो है, ये क्या है, फीमेल इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव, इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या होती है, सेल होती है। तो या तो रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं या फिर हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स सेल कहते हैं। ठीक है। तो जो एग है या ओव्यूम है वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल कहलाती है या फीमेल की क्या कहलाती है, सेक्स सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, फीमेल की सेक्स सेल कहलाती है। अब ये क्या होती है, जो दूसरी बात ये होती है, जो अंडा होता है या ओव्यूम होता है फीमेल का, वो स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी होता है। ठीक है। एंड स्टेशनरी होता है या कहीं क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। जैसे स्पर्म्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, शुक्राणु मूव करते हैं, ऐसे ओव्यूम कभी भी मूव नहीं करते। तो ओव्यूम कैसा होता है, स्टेशनरी होता है या कहीं नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है इट कैन नॉट मूव होते, तो इट कैन नॉट मूव होता है। तो कभी भी जो ओव्यूम है वो मूव नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि जो ओव्यूम है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता है, जबकि स्पर्म जो होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो एक जगह से क्या कर देते हैं, दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। जबकि जो फीमेल का अंडा है, जो फीमेल का ओव्यूम है, वो स्टेशनरी है, ये कहीं नॉन मोटाइल है। इसका मतलब है इट कैन नॉट मूव होते हैं। अगला पॉइंट ये होते हैं विजिबल टू नेक्ड आई होते हैं या कहीं कि इट इज द लार्जेस्ट सेल, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होते हैं। तो इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी है या कहीं की जो फीमेल है, ये उसके शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है। इससे बड़ी सेल कोई भी नहीं होती है। तो ये लार्जेस्ट सेल है, ये लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी की क्या है, ये लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी सेल है। इससे बड़ी सेल कोई भी नहीं होता है। तो अगला पॉइंट ये है, इट इज विजिबल, इट इज विजिबल विद नेक्ड, इट इज विजिबल विद नेक्ड आई होते हैं। तो यदि फीमेल के ओव्यूम को आप देखना चाहिए
तो ये आपको आंख से आराम से दिखाई दे जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसे देखने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मगर शरीर की जो बाकी सेल है या शरीर की कोई भी और सेल है ओव्यूम को छोड़ करके, उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप या कहें कि सूक्ष्मदर्शी की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। जबकि जो अंडा है फीमेल का, ये ओव्यूम है फीमेल का, इट इज़ विजिबल विद नेक्ड आई होता है, इसको आराम से देखा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी क्या है, सेल है। अब कहेंगे दिखाई तो देता नहीं है फीमेल का अंडा या फीमेल का ओव्यूम दिखाई नहीं देता है, पुरुष को तो क्या दिखाई देगा, फीमेल को भी दिखाई नहीं देता कि अंडा क्या होता है। तो फीमेल का जो अंडा होता है वो अंदर ही शरीर के रिलीज होता है और अंदर ही क्या होता है, मर जाता है। यदि वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज ना हो तो वो जो ओव्यूम है या अंडा है जो शरीर के अंदर रिलीज हुआ है, तो वो अंदर ही अंदर क्या होगा, मर जाएगा। और ऐसे तो वो बाहर निकल के नहीं आता, जैसे मुर्गी अंडा दे देती है तो फिर वो अंडा जो आता है वो ब्लीडिंग की फॉर्म में आता है। जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन होती है तो तब वो कत्थों की, ठीक है, जो ब्लीडिंग आती है, ब्लड क्लॉट्स आते हैं, तो उनके साथ वो बाहर निकल के आ जाता है। अब देखिएगा तो इट इज विजिबल विद नेक्ड आई होते हैं। तो फीमेल जो अंडा है रिलीज तो करती है, मगर ऐसे रिलीज नहीं करती जैसे मुर्गी रिलीज करती है। तो फीमेल के शरीर में अंडे रिलीज होते हैं, वो अंदर ही रहते हैं और अंदर ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यदि वो स्पर्म के साथ मिल नहीं रहे हैं या कहें कि स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो इट इज विजिबल विद नेक्ड आई होते हैं। तो आंख से इसको देखा जा सकता है। तो ये करीबन 100 माइक्रोन मीटर इन क्या होती है, डायामीटर होती है। तो इसका जो साइज होता है वो 100 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर होते हैं। तो डायामीटर इसका क्या होता है, करीबन 100 माइक्रोन होता है। और 100 माइक्रोन को हम आराम से आंख से देख लेते हैं। किससे देख लेते हैं, आंख से देख लेते हैं। तो यदि कहें कि 100 माइक्रोन होता है, यदि हम लोग मिलीमीटर में लें तो 0.12 मिलीमीटर का साइज होता है, 0.12 मिलीमीटर का इसका साइज होता है। अब देखिएगा जो लाइफ टाइम होती है, जो लाइफ टाइम होते हैं, लाइफ टाइम ऑफ ओव्यूम होते हैं। जो लाइफ टाइम ऑफ ओव्यूम होता है इज 12 से 24 घंटे होते हैं। तो जो एक अंडा फीमेल की बॉडी के अंदर जिंदा रह सकता है वो 12 से 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। यदि इसी 12 से 24 घंटे के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट करा जाए तो फिर ये ओव्यूम शुक्राणु के साथ, स्पर्म्स के साथ मिल जाता है, मिलके फर्टिलाइज हो गया और फर्टिलाइज होके बच्चा क्या हो देता है, मिला देता है। जबकि स्पर्म जो होता है वो काफी लंबे वक्त तक जी जाता है। वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि जो शुक्राणु है वो करीबन 5 दिन तक भी जिंदा रह सकता है फीमेल के जेनाइटल पार्ट्स में या कहें कि फीमेल की बॉडी के अंदर होते हैं। जबकि जो अंडा है, जो ओव्यूम है फीमेल का, इसका जो लाइफ टाइम होता है वो करीबन 12 से 24 घंटे होता है। और 12 से 24 घंटे के बाद ये खुद ब खुद अपने आप ही शरीर के अंदर या फीमेल की बॉडी के अंदर ये अंडा क्या हो जाता है, मर जाता है। अब दूसरी बात ये होती है कि जो ओव्यूम होता है, जो ओव्यूम होता है, ओव्यूम कंटेन, तो ओव्यूम कंटेन न्यूक्लियस, ओव्यूम कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जो ओव्यूम होता है, जो फीमेल का अंडा होता है, तो उसके अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है और दूसरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब देखिएगा साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म किसका साइटोप्लाज्म है, ये ओव्यूम का साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ ओव्यूम, साइटोप्लाज्म ऑफ ओव्यूम कंटेन रिजर्व क्या, फूड, कंटेन रिजर्व फूड एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है ओव्यूम का, उसके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड पड़ा रहता है या कहीं कि बहुत सारा रिजर्व न्यूट्रिएंट्स पड़े रहते हैं, पौष्टिक तत्व पड़े रहते हैं। अब क्यों पड़े रहते हैं, इस पर ने क्यों डाले हैं इनको, क्योंकि जब ये ओव्यूम शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज होगा और फर्टिलाइज होकर के एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, तो उसको 3 या 4 या 5 दिन तक लगातार जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है तो उसको जो प्रोवाइड करता है या उसको जो प्राप्त होता है वो साइटोप्लाज्म से ही होता है। जैसे ये अंडा है और ये कौन है, स्पर्म है। ये अंडा है, ये स्पर्म है, ये दोनों मिल गए। मिलने के बाद इनका फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन होते ही ये एम्ब्रियो बन गए, भ्रूण बन गया। अब इस भ्रूण को न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो उस न्यूट्रिशन को जो लेगा या प्राप्त करेगा वो कहां से करेगा, साइटोप्लाज्म से करेगा। तो साइटोप्लाज्म जो है ओव्यूम का,
कंटेन रिजर्व फूड एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, अब देखिएगा जो न्यूक्लियस कंटेन, तो न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ किसकी, फीमेल की, फीमेल मतलब मदर, ठीक है, फीमेल की। और क्या होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कहीं किसी के अंदर डीएनए होता है, या आप कह सकते हैं कि इसी के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ फीमेल होते हैं, जो अंडा है, जो ओव्यूम है फीमेल का, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर होती है उस फीमेल की या उस स्त्री की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है। किसकी फॉर्म में होती है, डीएनए की फॉर्म में कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि 23 क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होती है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और उस डीएनए के अंदर उस माँ की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है और स्टोर होती है, जो उसके बच्चों में पहुंच जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं, जो मेन कुछ स्टार पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ओव्यूम प्रोवाइड, जो ओव्यूम है, अब देखिएगा यदि हमारा स्पर्म है और ओव्यूम है, ये दोनों आपस में मिल गए, कहने का मतलब है कि इन दोनों का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना। अब ये एम्ब्रियो जो बनता है ना, जो ये एकदम से बच्चादानी से नहीं चिपकता है, इसको चिपकने के लिए कम से कम 7-8 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं, 8-10 दिन लग जाते हैं। तो फिर वो 8-10 दिन तक कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, जो वो एम्ब्रियो बना है, तो वो कहाँ से लेता है, ओव्यूम से लेते हैं। और ओव्यूम के भी किससे लेते हैं, साइटोप्लाज्म से लेते हैं। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ओव्यूम प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ओव्यूम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग embryo until the embryo attached to the uterine wall। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि यदि ओव्यूम फर्टिलाइज हो गया शुक्राणु के साथ, ये ओव्यूम कहें कि फर्टिलाइज हो गया स्पर्म के साथ, तो क्या बना, जाइगोट बना। पहले जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो, भ्रूण बना। अब ये भ्रूण जो है बच्चादानी से, गर्भाशय से या यूटेरस से एकदम से नहीं चिपक जाता है, तो इसको चिपकने के लिए करीबन 8 से 12 दिन लगते हैं। तो वो 8 से जो 12 दिन का समय है, उसमें भी तो न्यूट्रिशन चाहिएगा, क्योंकि जो भ्रूण है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है उसको, ओव्यूम से मिलता है। ओव्यूम के भी किससे मिलता है, साइटोप्लाज्म से मिलता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ओव्यूम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। तो जो ओव्यूम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पोषण प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, अंटिल द एम्ब्रियो अटैच टू द यूट्राइन वॉल होता है। और तब तक प्रोवाइड करता है जब तक वो भ्रूण बच्चादानी की या गर्भाशय के अंदर वाली परत से या अंदर वाली लेयर से जुड़ ना जाए। अब देखिएगा, आप लोगों को इसका डायग्राम बनाते हैं कि जो फीमेल का अंडा होता है, जो फीमेल का ओव्यूम होता है, उसका डायग्राम कैसे होता है। तो देखिएगा, ये हम लोग बना रहे हैं इस तरह से, ये रहा, ओके चलिएगा कोई बात नहीं, ये रहा इस तरह से पहले, ये रहा। तो अब हम ओव्यूम का डायग्राम देख लेते हैं कि ओव्यूम का डायग्राम कैसा होता है, ठीक है, और ये फीमेल का अंडा देखने में कैसा मालूम पड़ता है, ये रहा। इसके बाद इस तरह से एक और मेम्ब्रेन होती है, ये रहा। अब ये जो होती है कुछ इस तरह की होती है, ये रहा। ये रहा। अब इसके बाहर ये इस तरह से कोन्स होते हैं, कोन शेप्स की सेल होती है, ये कुछ इस तरह की क्या होती है, शेल्स होती है। तो यदि आप लोग अंडर ए माइक्रोस्कोप फीमेल के अंडे को देखोगे या फीमेल के ओव्यूम को देखोगे, तो आपको ये ओव्यूम कुछ इस तरह से क्या आएगा, नजर आएगा।
ये देखिए, अब ये देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये जो चारों तरफ ये कोन शेप की है, इनको बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा क्या बोलते हैं इनको? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, या सिंपल हम क्या कहते हैं इनको? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो ये ओव्यूम है। ये फिगर जो हम लोगों ने बनाई है, इस फिगर का नाम क्या है? ओव्यूम है, या फिर हम लोग क्या कहें? एग कहें। क्या कहें? एग कहें। तो ये क्या है? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है, या सिंपल इनको कोरोना रेडिएटा भी कह देते हैं। इसके बाद कोरोना रेडिएटा के बाद फिर एक बहुत मोटी सी सीमेंटिंग लेयर आती है और काफ़ी मजबूत लेयर आती है, जिसको हम लोग कहते हैं जोना पेलोसुडा। क्या कहते हैं? जोना पेलोसुडा। तो जोना पेलोसुडा होती है। तो सबसे बाहर कौन सी है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाद कौन सी आती है? जोना पेलोसुडा आती है। क्या आती है? जोना पेलोसुडा आती है। अब जोना पेलोसुडा के बाद एक ये आती है, इसको कहते हैं पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन या पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं। तो ये पेरीविटलाइन स्पेस होता है। इसके अंदर एक क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको यहां पर कहते हैं ओप्लाज्म। क्या कहते हैं? ओप्लाज्म भी कहते हैं। ओप्लाज्म का मतलब होता है ओव्यूम का फ्लूइड होता है। ओ मतलब होता है ओव्यूम, प्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड होते हैं, तो ओप्लाज्म भी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म है, इधर ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या है? फीमेल के 23 क्रोमोजोम्स है, या कहें कि फीमेल का क्या है? इसके अंदर डीएनए है, और इन क्रोमोजोम्स में या इस डीएनए में फीमेल की सारी इंफॉर्मेशन क्या है? स्टोर है, कोडेड है, जो उसके बच्चे में पहुंच जाएगी। अभी आधे बच्चे मेरे को ये पूछते रहते हैं कि भैया ये ओव्यूम जो है फीमेल का, यदि हम लोग इसको गधे के स्पर्म से फर्टिलाइज करा दे तो क्या होगा? हाथी के स्पर्म से फर्टिलाइज करा दे तो क्या होगा? बैल के स्पर्म से फर्टिलाइज करा दे तो क्या होगा? घोड़े के स्पर्म से फर्टिलाइज करा दे तो क्या होगा? तो मतलब दूसरे वो सोचते हैं कि घोड़े गधे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। देखिएगा क्यों नहीं होता है। देखिएगा, जो स्पर्म से ओव्यूम जो है उन्हीं स्पर्म्स को एक्सेप्ट करता है जो उसकी प्रजाति के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी प्रजाति के ही स्पर्म इस कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर सकते हैं। कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने के बाद जोना पेलोसुडा को डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेरीविटलाइन स्पेस में पहुंच करके यहाँ तक जा सकते हैं, और फिर न्यूक्लियस से भी अपनी ही प्रजाति के स्पर्म्स मिल सकते हैं, ये कहीं अपनी ही प्रजाति के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिल सकते हैं। नहीं तो फिर आदमी पता चलता घोड़े गधे पैदा करता है, और घोड़े गधे क्या पैदा करते हैं? आदमी पैदा करते हैं। तो भैया ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि अपनी प्रजाति के ही स्पर्म और ओव्यूम क्या करते हैं? एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, या अपनी ही प्रजाति के स्पर्म और ओव्यूम का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होकर के क्या होते हैं? बच्चे पैदा होते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि ओव्यूम के साथ सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज होता है, और रेस्ट ऑफ देम स्पर्म किल आफ्टर सम टाइम होता है। कहने का मतलब ये कि स्पर्म के साथ, अंडे के साथ फीमेल के सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज होता है, और जो बाकी स्पर्म है और जो बाकी शुक्राणु हैं वो अपने आप ही कुछ वक्त के बाद क्या होते हैं? मर जाते हैं। और ये भी याद रखना, जो स्पर्म होता है स्पर्म का कभी भी पूरा स्पर्म फीमेल के ओव्यूम के अंदर एंटर नहीं करता है। तो क्या एंटर करता है फीमेल के उसके अंदर? तो सिर्फ स्पर्म का क्या एंटर करता है? हेड करता है। ये पूरा हेड एंटर करेगा, और जो बॉडी है और टेल है वो बिल्कुल यहाँ से टूट करके अपने आप पीछे रह जाती है। तो कभी कोई सोचे कि स्पर्म बहुत सारे मिलते हैं ओव्यूम के साथ, या बहुत सारे फर्टिलाइज होते, तो नहीं, ओनली वन स्पर्म इज फर्टिलाइज्ड विद ओव्यूम होते। एक ही शुक्राणु सफिशिएंट है बच्चा पैदा करने के लिए होता है। तो बाकी जो स्पर्म है उनकी कोई योगदान नहीं होता है, वो कुछ समय के बाद अपने आप ही क्या होते हैं? मर जाते हैं। फिर एक बात याद रखिएगा कि जब भी स्पर्म फर्टिलाइज होगा
तो ओव्यूम के अंदर जो एंटर करेगा वो पूरा स्पर्म एंटर नहीं करता है, तो सिर्फ स्पर्म का क्या एंटर करता है, हेड एंटर करता है। ये जो बॉडी और टेल होती है ये पीछे ही छूट जाती है और यही जाकर के क्या होता है, अंदर एंटर करता है। फिर इसके 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म के और ओव्यूम के 23 क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद इस फिर जो बच्चा बनता है उसमें 40 क्रोमोसोम्स दोबारा से रीस्टोर हो जाते हैं और उसकी जो आगे की ज़िंदगी है वो वहाँ से क्या होती है, शुरू होती है, या कहें कि फिर आगे की जो लाइफ है वो वहाँ से शुरू हो जाती है। तो बच्चों इसी तरह से जो ओव्यूम था या एग नाम का जो टॉपिक था इसको हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।